हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 फ्रैक्शंस इन डिस्गाइज स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक करने वाले हैं, जो कि आपके पास पेज नंबर 16 पे है। लास्ट जितने टॉपिक है वो इस चैप्टर के ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आप वहां से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से, प्रॉफिट एंड लॉस से। कह रहे यू मे हैव द एक्सपीरियंस ऑफ बाइंग समथिंग, स्नैक्स, ग्रोसरी, क्लोथ, टॉयज एक्सेट्रा। तो आप लोगों ने कभी ना कुछ खरीदा ही होगा। ठीक है, आप अपने लिए टॉयज ले सकते हो, स्टेशनरी की चीजें लेते हो, है ना, लेते हो ना। कभी ग्रोसरी आइटम्स भी ला सकते हो, आपकी मदर आपको बोले कुछ लाने के लिए, कपड़े आप अपने खरीदने जाते होंगे। तो वेरी ऑफन द शॉपकीपर कॉट्स अ प्राइस एंड आफ्टर सम बार्गेनिंग द कस्टमर पे द नेगोशिएटेड अमाउंट एंड बाय द आइटम। होता क्या है, जब आप शॉप पे जाते हो तो एक प्राइस, एक जो आपके पास प्रोडक्ट होता है उसका प्राइस पहले से फिक्स्ड होता है। ठीक है, लेकिन आप कस्टमर जो है वो क्या करता है, कस्टमर यहाँ पर आप हो क्योंकि आप सामान लेने जा रहे हो, तो वो क्या करता है, जो शॉपकीपर है उससे बार्गेनिंग करता है। बार्गेनिंग मतलब प्राइस कम कर लो, थोड़ा इतना लगा लो, उतना लगा लो, बोलते हैं ना हम ये सारी चीज़ें। तो वो करता है। अगर आपने मान लो कपड़े खरीदे 1000 रुपीज़ के आपके हैं, तो आप बोलोगे कि मैं 900 पे कर देता हूँ, या इतने में हो जाएगा, ये सब कुछ। तो ये होता है बार्गेनिंग। तो बार्गेनिंग के बाद एक प्राइस फिक्स हो जाता है, जो शॉपकीपर और कस्टमर डिसाइड कर लेते हैं, हाँ ठीक है। जो नेगोशिएटेड अमाउंट होती है उसको वो क्या करता है, वो पे कर देता है कस्टमर। वी कॉल द प्राइस कॉटेड बाय द शॉपकीपर द मार्क्ड प्राइस। जो शॉपकीपर ने प्राइस डिसाइड कर रखा था वो होता है हमारे पास यहाँ पर मार्क्ड प्राइस, जिसको हम शॉर्ट में एमपी भी बोलते हैं। ठीक है, समटाइम दिस कैन बी द एमआरपी। ये एमआरपी भी हो सकती है कभी कभार, पर हर बार नहीं। ठीक है, एंड द प्राइस द कस्टमर पे आफ्टर अ डिस्काउंट इज कॉल्ड सेलिंग प्राइस। अब देखो, शॉपकीपर ने तो बोला था 1000 रुपीज के आपके क्लोथ, लेकिन आपने फाइनली 900 पे किए। तो जो ये 1000 रुपीज है, आप इसे मार्क्ड प्राइस कह सकते हो, पर जो आपने पे किए हैं वो है आपके सेलिंग प्राइस। ठीक है, ऑल्सो द प्राइस द शॉपकीपर पेड टू परचेज दैट आइटम इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। अब ऐसा तो है नहीं ना वो शॉपकीपर ये खुद बनाता होगा कपड़े, वो भी तो कहीं से लेके आता होगा ना। तो जहां से भी वो कपड़े खरीद के लाता है उसको बोलते हैं हम कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट फॉर्म है सीपी। लेट अस सी हाउ दिस लेबल आर रिलेटिव टू द कंटेक्स्ट थ्रू एन एग्जाम्पल। चलो अब एक एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को मैं आर डी शर्मा से पूरा करा रखा है, तो आप वहां से जरूर इस क्वेश्चन कीजिएगा, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस टॉपिक के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, नाउ द पिक्चर बिलो shows the journey of a sweater from a manufacturer to a customer and what the cost price, marked price and selling price mean in each step। यहाँ पर एक जर्नी दे रखी है किसकी, एक स्वेटर की, कि किस तरीके से मैन्युफैक्चरर मतलब जो बना रहा है उसके पास से अलग अलग जगहों पर जाके फाइनली वो कस्टमर तक पहुंच। ठीक है, कैसे, देखो, ये है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहाँ पर वो स्वेटर बनते हैं। ये है होलसेल स्टोर जहाँ पर वो होलसेल में बेचते हैं स्वेटर। होलसेल मतलब बल्क में बेच देना, एक दो नहीं, बहुत सारी क्वांटिटी में। ये है रिटेल स्टोर, जो होलसेलर लोगों को बेचता है रिटेल स्टोर पे, या फिर आप ये कह लो जो रिटेलर्स हैं वो होलसेलर से खरीद। और ये है कस्टमर, मतलब जो कि आप हो, जो आप उस शॉप से खरीदते हो। ठीक है, नाउ कॉस्ट प्राइस इज 230। जब हम यहाँ पर थे कि जब ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होलसेलर को दे रही है, तो इसका कॉस्ट प्राइस 230 है, मार्क्ड प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, 2 ही रुपए का डिस्काउंट दिया है। देखो, मार्क्ड प्राइस था 255, लेकिन दिया कितने पे गया, 253 पे दिया गया। ठीक है, अब होलसेलर जो रिटेलर को दे रहा है, तो इसी सेम प्राइस पे तो ऑब्वियस सी बात है नहीं देगा, अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ के देगा ना, अपना कुछ फायदा भी तो करेगा वो। तब उसने कॉस्ट प्राइस 230 की जगह 253 कर दिया, जो कि सेलिंग प्राइस था, वो उसका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा, क्योंकि ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये बेच रहा है और ये खरीद रहा है, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। देखो, एक सेलिंग प्राइस ना एक जने के लिए तो सेलिंग प्राइस है, लेकिन दूसरे जने के लिए वो कॉस्ट प्राइस बन जाता है। क्लियर। अब इसने इसका मार्केट प्राइस रख दिया 310 और सेलिंग प्राइस रख दिया 300। का मतलब अब ये रिटेलर को 300 में बेचेगा, तो वो रिटेलर के लिए हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, उसने मार्केट प्राइस रख दिया उसका 480 और सेलिंग प्राइस रख दिया 430। तो अब कस्टमर को फाइनली वो स्वेटर कितने में मिलने वाला है, 430 में। जबकि अगर आप देखें तो उस स्वेटर की कॉस्ट थी कितनी, एक्चुअल कॉस्ट थी उसकी 230। तो 200 रुपीज़ का गैप है ये, और ये 200 रुपीज़ का गैप जो है वो इन्हीं के बीच में घूम रहा है। इन सब ने बीच में थोड़ा थोड़ा वो प्रॉफिट के रूप में कमाया है। क्लियर हो गया। तो ऐसा नहीं है जहां से यूनिट बन रही है जितने की उतने की हमें मिल जाएगी।
आप डायरेक्ट वहां जाके भी तो भी उतने की नहीं मिलेगी, क्योंकि वो लोग भी तो अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट रखे। तो हाँ, लेकिन इससे सस्ती मिल जाएगी, ये कह सकते। ठीक है, तो जितने भी हाथों से एक यूनिट जाती है, होलसेलर पे से गई, यहाँ पर होलसेल स्टोर से गई, रिटेल स्टोर से गई, जितने भी जाएगी, तो उतने ही ज़्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। क्लियर? नाउ किशन लाल वो एक रिटेलर है, बाय स्वेटर फ्रॉम द होलसेलर एट अ प्राइस ऑफ 3। उसने होलसेलर से स्वेटर्स खरीदे 300 रुपये पर स्वेटर के। तो उसने मार्क्ड प्राइस कितना रख दिया उसका, 480 रख दिया। अपना प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया 180 और मार्क्ड प्राइस 480 बना के रख दिया। आफ्टर बार्गेनिंग, बार्गेनिंग के बाद वो स्वेटर कितने में बेचता है फाइनली, 430। अगर कोई 480 पे ले जाता है ना, तो वो 480 पे भी दे देता है। पर जो बार्गेनिंग करेगा तो एट लास्ट वो 430 तक बार्गेनिंग कर, के बाद नहीं करता और मना कर देगा, फिर लास्ट वो 430 पे बेचता है। अब वो आपसे क्या कह रहा है, नोटिस दैट द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कॉस्ट। आप देख रहे हो जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, तो रिजल्टिंग इन अ प्रॉफिट। तो उसका प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि उसने तो 300 रुपये में खरीदा और 430 में वो बेच रहा है, तो फाइनली 130 रुपये का उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर आपके पास सिंपल सिंपल एक प्रॉफिट का फॉर्मूला निकल के आ गया, वो आ गया SP माइनस CP। आ गया ना? इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, पर अगर उल्टा होता, सेलिंग प्राइस कम होता और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता, नॉर्मली ऐसे कोई करता नहीं है अपने लॉस पे बेचे, पर रेयर हो भी सकता कभी कभार, तो उस केस में लॉस होता है CP माइनस S। ये दो फॉर्मुलेज हैं, आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। क्लियर? नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फाइंड आउट द परसेंटेज प्रॉफिट मेड ऑन ही स्वेटर। आपको परसेंटेज बतानी है प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट की परसेंटेज का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको भी याद रख लो। प्रॉफिट जो आपने निकाला है रुपीज डिवाइडेड बाय CP और मल्टीप्लाई 100। ये कुछ फॉर्मुलेज है जो आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको आज की क्लास में 3 फॉर्मूले तो अभी बताई दिए, आगे कोई और आएगा तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो प्रॉफिट आपका कितना हुआ था, 130 रुपीज हुआ था, कि 300 उसकी कॉस्ट थी और वो 430 में बेच रहा था। कॉस्ट प्राइस उसकी थी 300, परसेंटेज में निकालना है इसलिए 100 कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 130 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो फाइनली मेरा आंसर 43.4%। तो उसको एक स्वेटर के ऊपर 43.3% प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? नाउ फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ होलसेलर एंड मैन्युफैक्चरर। तो ये होलसेलर है और मैन्युफैक्चरर है, अभी प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल। तो अगर मैं इसका प्रॉफिट देखूँ तो प्रॉफिट हो रहा है 250 का इसका स्वेटर था, कॉस्ट प्राइस थी, और 300 का ये बेच रहा है। तो पहली बात तो मुझे प्रॉफिट पता है कि यहाँ पर कितना हो रहा है, तो 9 में से 5 गया 4, 47 रुपीज़ का इसको प्रॉफिट हो रहा है और इसका कॉस्ट प्राइस था 253। मल्टीप्लाई 100 कर दो, तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये होलसेलर का प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे आप इसका निकाल सकते हो, यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट पहले देखो कितना हो रहा है, कि कॉस्ट है 230, वो बेच कितने में रहा है, 253 में रहा है। तो इसका मतलब वो एक स्वेटर के ऊपर 23 रुपीज़ का प्रॉफिट कमा रहा है। कॉस्ट प्राइस नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस ही रखना है, कभी भी सेलिंग प्राइस नहीं रखना, इनटू 100 सॉल्व कर दो, तो ये आपके पास मैन्युफैक्चरर का प्रॉफिट आ जाएगा परसेंटेज की फॉर्म। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, शंभावी ऑन अ स्टेशनरी शॉप। एक गर्ल है, उसके पास अपनी एक स्टेशनरी शॉप है। शी प्रिक्योर्स 200 पेजेस नोटबुक एट ₹36 पर बुक। शी सेल देम विद अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ ₹20। फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर आपको एक सीधा सीधा क्वेश्चन दे दिया गया है, आपसे कह रहा है कि वो 200 पेजेस की एक नोटबुक है, जो 200 पेजेस की वो 36 रुपीज़ में बेचती है। ठीक है, और उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें 20% है। मुझे ये नहीं पता उसका सेलिंग प्राइस कितना है, वो मुझे यहाँ पर फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया? तो इससे आपको क्या पता चला, क्या क्या चीज़ें आपको गिवन है। आपको एक तो प्रॉफिट गिवन है जो कि आपको परसेंटेज में गिवन है, तो हम उसको यहाँ लिख लेते हैं कि प्रॉफिट मुझे यहाँ पर 20% गिवन है। सेलिंग प्राइस मुझे यहाँ पर फाइंड करना है, और पिक्योर वो कितने का कर रहा है, 200 पेजेस है एट ₹36 पर बुक। ठीक है, 200 पेजेस की जो नोटबुक्स हैं। तो कॉस्ट प्राइस मिल गया मुझे यहाँ से 36 रुपीज़ हो गया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना कॉस्ट प्राइस 36। अब देखो जो ये प्रॉफिट है ये आपने इस कॉस्ट प्राइस पे ही तो निकाला होगा,
तो मैं क्या करती हूँ, प्रॉफिट को यहाँ पर रुपीज़ में निकाल लेती हूँ। कैसे? तो 36 का 20% निकाल देते हैं। इसका मतलब 36 इंटू में 20 अपॉन में 100 हो गया। इस जीरो से जीरो कट गई, 2 से इसको काटा 5 पे, तो 36 अपॉन में 5 हो गया। क्लियर है? तो यहां से मेरे पास प्रॉफिट निकल के आ गया कितना, 7.20। अगर आप इसको डिवाइड करते हो 5 से 36 को, तो 5 7 या 35 हो जाएगा। 1 पॉइंट लगा के यहाँ 0 ले लिया, 2 आ गया। तो 7.2 को या 20 आपका प्रॉफिट आ गया रुपीज़ के अंदर। अब मेरे पास फॉर्मूला होता है प्रॉफिट, ये रुपीज़ वाला होता है। यहाँ पर होता है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट है मेरे पास 7.20, सेलिंग प्राइस मुझे फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस है मेरे पास 36। तो अगर मैं यहाँ पर 7.20 में 36 प्लस कर दूंगी तो मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो फाइनली मेरे पास सेलिंग प्राइस निकल के आ गया, वो कितना आ गया, ₹43.20। क्लियर? तो ये था आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर। नाउ आगे आपसे क्या कह रहे हैं, ही सेल्स crayons box at ₹50 per box with a profit margin of 25%. How much did शंभवी बाय देम फ्रॉम द होलसेलर? अब यहाँ पर आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है, 50 रुपये में आप एक बॉक्स को बेच रहे हो, प्रॉफिट मार्जिन है आपके पास 25। तो कह रहा है बताओ उसने वो कितने में खरीदा होगा होलसेलर। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालना। तो अगेन हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, प्रॉफिट मुझे दे रखा है कि 25% हो रहा है, सेलिंग प्राइस मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 रुपीज़ है, और मुझे कॉस्ट प्राइस यहाँ पर फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि लेट जो मेरा कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू एक्स है। देखो अब आप इसका 25% मत निकालना, क्योंकि प्रॉफिट जो है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस का ही निकलता है, कॉस्ट प्राइस नहीं पता। तो मैं यहाँ पर प्रॉफिट को निकाल ज़रूर लूँ, लेकिन एक्स के फॉर्म में ही निकालूंगी। तो 25% ऑफ एक्स होगा, जैसे भी हमने ऊपर किया था। तो ये हो जाएगा 25 अपॉन में 100 इंटू में एक्स, जिसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ एक्स अपॉन में 4। तो इससे काटूंगी तो 4 आएगा, क्योंकि ठीक है। अब फॉर्मूला होता है मेरे पास प्रॉफिट इज इक्वल्स टू में एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट मुझे पता है एक्स अपॉन में 4 है, सेलिंग प्राइस मुझे क्वेश्चन में गिवन था 50 रुपीज़, कॉस्ट प्राइस मैंने एक्स माना था। अब मैं इस एक्स को इधर लेके आ गई, तो ये प्लस का हो गया यहाँ पर, और ये आपके पास 50 हो गया। मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम किए, तो ये एक्स प्लस का 4x हो गया, और यहाँ पर मेरे पास 50 ऐसी है। नाउ 5x इस 4 को दूसरी साइड पे ले गई तो मल्टीप्लाई का हो गया। अब 5 को दूसरी साइड पे ले आई तो डिवाइड का हो गया, क्योंकि मुझे x की वैल्यू ही चाहिए। इसको इससे कट किया तो यहाँ पर मेरे पास x आ गया 10 इंटू 4 40। तो मतलब वो कॉस्ट प्राइस मेरे पास निकल गया कितना, 40 रुपीज़। क्लियर? नाउ अब एग्जाम्पल नंबर 5 है आपके पास, इसमें आपसे क्या कह रहे हैं, द राइस स्टॉक इन रघुस प्रोविजन स्टोर इज गेटिंग ओल्ड, he had purchased the rice at ₹35 per kg. To clear his stock, he sell 10 kg rice for ₹300. Find out the percentage loss. देखो हुआ क्या, एक बॉय है रघु, उसके पास राइस थे लेकिन वो बहुत पुराने हो गए थे, तो उसने जो वो राइस है ना, वो 35 रुपीज़ में खरीदे पर केजी। मतलब कि 1 केजी की कॉस्ट है उसकी 35 रुपीज़। अब उसने 10 केजी राइस को जो है ना वो बेच दिया। कितने में बेचा है, 300 रुपये में बेचा। तो आप बताओ उसे कितने का लॉस हुआ। देखो 1 केजी की कॉस्ट उसको 35 रुपये पड़ रही थी, पर यहाँ से अगर मैं देखूँ तो उसने 1 केजी 30 रुपये में बेचा है, कि 10 केजी 300 में है तो 1 केजी 30 रुपये में बेचा है। तो ओवरऑल उसे पर केजी 5 रुपये का नुकसान हो रहा है, 5 रुपये का लॉस हो रहा है। तो उसको टोटल लॉस कितना हो रहा है यहाँ पर, 5 इंटू में 10 कर दोगे 50 रुपीज़ का उसको टोटल लॉस हो रहा है। क्योंकि 10 केजी की अगर आप कॉस्ट प्राइस निकालते हो, यहाँ पर इधर करते हैं इसे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 केजी ऑफ राइस, तो वो हो जाएगा 10 इंटू में 35, क्योंकि आपको 1 केजी की दे रखी है, तो 350 हो गया। और सेलिंग प्राइस आपको पहले से ही दे रखा है 10 केजी ऑफ राइस का, वो हो गया आपके पास 300। तो यहाँ से आपके पास लॉस आ रहा है, CP माइनस SP किया, का मतलब 350 माइनस 300 किया, तो आपके पास लॉस आ रहा है 50 रुपीज़। बट आपको परसेंटेज में निकालना है, तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, गेन लॉस अपॉन में CP टू में 100 करके। नीचे हमेशा CP लिखते हैं, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये ध्यान रखो। ठीक है, 0 से 0 काट दी, तो इससे काटा 7, देन 100 अपॉन 7% आ गया। आप इसे फिक्स फॉर्म में, परसेंटेज फॉर्म में यहाँ लिख सकते हो, तो आपका 14.28% है। क्लियर?
अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, कुड वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द लॉस परसेंटेज पर केजी इंस्टेंट बट इट बी द सेम। तो ये पर केजी का ही लॉस हो रहा है। हाँ, आपने लॉस यहाँ 50 रुपीज़ निकाला है, पर केजी लॉस 50 रुपीज़ हो रहा है। पर केजी में आपको लॉस हो रहा है 5 रुपीज़, 50 का नहीं हो रहा है। ये तो आपने 10 kg का निकाला। अगर आप इसको पर केजी के हिसाब से निकालते हो तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालोगे? 5 रुपये लॉस हो रहा है पर केजी पे, और कितना प्राइस था? 35 रुपीज़ था, इंटू में 100। तो इससे काटोगे 7 आएगा, तब भी आंसर सेम ही है। पर केजी निकालो या फिर ओवरऑल 10 kg निकालो। क्लियर? नाउ द एग्जाम्पल नंबर 6 इज Shamla had procured decorative vases at ₹50 per piece. One of the piece was slightly damaged. She decided to sell it at a loss of 18. How much will she get by selling this? देखो यहाँ पर एक गर्ल है, वो ना डेकोरेटिव फ्लावर वास होते हैं वो बनाती है। तो हर एक का जो कॉस्ट प्राइस है वो यहाँ पर दे रखा है, 2650 है पर पीस। लेकिन ना उसका एक पीस थोड़ा सा उससे डैमेज हो गया, तो उसने सोचा वैसे तो अब कोई इसे जो मैंने प्राइस रखा उस पर लेगा नहीं, तो उसने सोचा उसे लॉस पे बेच देती। तो वो 18% के लॉस पे बेच रही है। तो कितने में बेच रही है वो निकालना है। तो अगर मैं यहाँ से लॉस निकालूँ तो इसी पे निकलेगा। प्रॉफिट भी कॉस्ट प्राइस पे निकलता है, लॉस भी। तो इसका ही 18% होगा। 0 से 0 मैंने यहाँ कट कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये दोनों नंबर मेरे को पता है कि 5 से डिवाइड हो जाएंगे। तो पहले मैंने इसको 2 से काट दिया, 9 पे काट दिया 5 पे। नाउ 265 को मैंने 5 से डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो मेरा 53 आ गया। अब 53 को मैंने 9 से इंटू कर दिया, तो उसने 477 के लॉस पे बेचा है। तो लेकिन सेलिंग प्राइस कितना होगा? जो उसका कॉस्ट प्राइस है पर जैसे लॉस को माइनस कर दो, तो कॉस्ट प्राइस था इतना, उसमें इतना कम करके उसने बेचा। ठीक है ना? तो फाइनली उसने कितने में वो बेचा? तो उसने 2173, जिसपे उसे 477 का लॉस हो गया, क्योंकि उससे वो जो फ्लावर वास था वो डैमेज हो गया। क्लियर? नाउ ट्राई मेकिंग एन एस्टिमेट, ड्रॉ अ रफ डायग्राम डिपिक्टिंग द गिवन सिचुएशन। यहाँ पर ये दे रखा है, देखो इन्होंने निकाला है। अच्छा, सेम इन्होंने सॉल्व कर रखा है। ये ना 477 का लॉस हुआ, तो 2173 में उसने क्या किया? यहाँ पर से बेच दिया। तो 2 मेथड दे रखे हैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए। पहले उन्होंने क्या किया? 18% का वही लॉस निकाला जैसे हमने निकाला, एंड देन सब्ट्रैक्ट करके बता दिया। तो उन्होंने क्या किया है? विद रिस्पेक्ट टू बाइंग प्राइस बीइंग 100%, सेलिंग प्राइस इज 18% लेस देन बाइंग प्राइस। कह रहा अगर बाइंग प्राइस 100% है तो सेलिंग प्राइस उससे 18% कम है, मतलब 82% कह सकते हो। तो 82% निकाल लो इसका, तब भी वही बात आएगी। इसमें यहाँ सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, यहाँ परसेंटेज सब्ट्रैक्ट किया है, यहाँ पर ये लॉस सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो सेल प्राइस है 2173 है। क्लियर? नाउ आगे आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? ड्यू टू हैवी रेन्स स्नेहल could not transport strawberries to Hyderabad from his farm in Panchgani. He sells some of his stock at ₹80 per kg with a 12% loss. What is the cost price? कह रहे काफ़ी ज़्यादा बारिश की वजह से यहाँ पर एक जना है, वो अपनी स्ट्रॉबेरीज को जब ट्रांसपोर्ट नहीं करवा पाया, हैदराबाद नहीं पहुँचा पाया अपने फार्म से, तो उसने क्या किया? जो उसके पास स्ट्रॉबेरीज लॉस पे बेच दी। तो ही सेल सम ऑफ हिज स्टॉक एट ₹80 पर केजी। 80 रुपये में बेचा है उस पर केजी, जिससे उसे 12 रुपये का लॉस हो। तो यहाँ पर मुझे सेलिंग प्राइस दे रखा है कि 80 रुपये का है, जिस पे मुझे लॉस हो रहा है 12 रुपये का। तो मेरे को कॉस्ट प्राइस यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि लेट जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वो x रुपये। तो फिर मैं यहाँ अपना लॉस निकाल सकती हूँ रुपीज़ में, x के फॉर्म में ही आएगा। 12% ऑफ x का मतलब 12/100 इंटू में x हो गया, तो 12/100 x हो गया। आप चाहो तो लोएस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो इसको, 6/50x अगेन 3/25x। ठीक है, मैंने इनको 2 कट कर दिया। क्लियर? अब मेरे को पता है कि जो मेरा लॉस का फॉर्मूला होता है वो होता है CP माइनस S। तो लॉस मेरे को रुपीज़ में पता है 3/25x, CP भी पता है।
और एसपी मुझे रुपीज़ में पता है 80 रुपीज़। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर जो लॉस है वो रुपीज़ वाला आता है, परसेंटेज वाला कभी भी नहीं आता। ठीक है, नाउ इस 80 को मैं इधर लेके आ गई हूँ और 3/25x को दूसरी साइड ले गई, तो 80 प्लस का हो गया और वो माइनस का। अगर मैं यहाँ पर अपने डिनोमिनेटर्स को सेम करती हूँ तो ये आ जाएगा। अब 25 को इधर ला सकती हूँ, सिर्फ x की वैल्यू निकाल रही हूँ और कुछ भी नहीं कर रही। नॉर्मली ये एक डिजिट राइट और लेफ्ट में डिजिट्स को घुमाना आपको बहुत अच्छे से आता है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास 2000 हो गया और यहाँ 22x है, तो यहाँ से मैं अपनी x की वैल्यू निकाल सकती हूँ जो मेरा कॉस्ट प्राइस है। तो वो 90 कुछ में मैं यहाँ पर बेच रही हूँ, 90.9 में बेच रही हूँ। ठीक है, तो अगर आप 90 का वैसे भी 18% निकालोगे कि आप उसे 18% के लॉस पे, सॉरी 12% के लॉस पे बेच, ठीक है ना। अगर आप इसका 12% निकालते हो तो 10.8 कुछ आता है, बट ये आपका अप्रोक्स में आंसर आ रहा है कि इतना आपका कॉस्ट प्राइस। 91 कह सकते हो ओवरऑल अगर आप देखो, ठीक है, क्लियर। नाउ आगे आपसे क्या कह रहे हैं, you have probably seen percentage mentioned when shops offer discount. Do you know what 30% off or 30% discount means? It means that the shop is willing to reduce the price of the item by 30%. आपने नॉर्मली देखा होगा एंड ऑफ सीजन सेल सब जगह लगती है, विंटर में भी और समर में भी, और उन पे लिखा रहता है 30% सेल है, 30% ऑफ है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी उनके प्राइस के आइटम है उस पर 30% का वो आपको क्या दे देंगे, एक तरीके से छूट मतलब डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। आगे आपसे क्या कह रहे हैं, अ यूटेंसिल स्टोर इज ऑफरिंग अ 30% डिस्काउंट ऑन द कुकर विद MRP 1800। कह रहे हैं एक यूटेंसिल स्टोर है, मतलब बर्तनों की दुकान है, वहाँ पर आपको 30% 35% का डिस्काउंट मिल रहा है कुकर के ऊपर जिसकी MRP 1800 है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो, तो 1800 का 35% होगा कितना, पहले मुझे ये पता होना चाहिए। तो 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कट कर दी और 18 इंटू 35 किया तो 630। तो सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना आ गया, 1800 रुपये में से मेरे को 630 का डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो फाइनली मुझे कितने में वो मिल रहा है, 1170 में वो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, क्लियर। अब कह रहे इफ द कॉस्ट प्राइस वाज 900, अगर मान लो आप कॉस्ट प्राइस ही 900 है, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट मेड आफ्टर द सेल, उस सेल के बाद कितनी प्रॉफिट हुआ। तो उसका सेलिंग प्राइस तो इतना था 1170, अब उसका कॉस्ट प्राइस हो गया यहाँ पर 900, तब भी उसको 270 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर इसे आप परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 900 करके निकाल सकते हैं, तब भी उसे 30% का ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है ना। उसका सेलिंग प्राइस हुआ 1170, बट उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 900 है। अब तो उसको प्रॉफिट हो रहा है, आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दिया, तो उसको 270 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है एक कुकर के ऊपर। अब इसे परसेंटेज में निकालेंगे तो हमने फॉर्मूला ऊपर पढ़ा है ना, फॉर्मूला प्रॉफिट अपॉन में CP इंटू 100, बस वही लगा दिया और अपना प्रॉफिट निकाल दिया, क्लियर। अब आगे आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इस बॉक्स में देखते क्या है। सपोज किशन लाल अचीव अ सेल ऑफ ₹80,000 लास्ट मंथ, आउट ऑफ दिस द अमाउंट ही स्पेंड ऑन बाइंग दिस गुड ही सोल्ड लास्ट मंथ वाज ₹48,000। कह रहे मान लो या लास्ट मंथ में किशन लाल ने सेल की थी 80,000 की, तो जब सेल किया तो ऑब्वियसली बात है कुछ सामान बेचा होगा ना, तो वो खरीदा भी तो होगा, तो उसने उन सामान को खरीदने में 48,000 रुपीज़ लगाए थे। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 32,000 रुपीज़ है, जिसको वो कह सकता है कि वो उसका ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है। अब बात आती है ग्रॉस प्रॉफिट क्या है। देखो ऐसा नहीं होता ना हमने सामान खरीदा और आगे बेच दिया, नहीं, उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड करनी होती है। जैसे आपने एकदम खरीदते ही तो बेचोगे नहीं, आपने उसे गोडाउन में रखा होगा, क्या पता आपने गोडाउन रेंट पे ले रखा हो, तो गोडाउन रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपके जो शॉप है आपकी वहाँ पर आपने कई सारे एम्प्लॉयज़ लगा रखे हैं, मतलब सेल्समैन लगा रखे हैं, तो उनकी सैलरी भी तो पे करोगे, तो वो सारी चीज़ें भी तो आपको इसी 4800
जो आपका 3200 आया उसी में से 32,000 आया उसी में से ही निकालोगे ना। तो इसलिए हम इसे नेट प्रॉफिट नहीं कहते, इसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। इसमें अभी और भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो माइनस होंगी। क्या क्या? नाउ आफ्टर डिडक्टिंग द अदर एक्सपेंसेस ही इनकर्ड, उसने और जो जो खर्चे किए, जैसे ट्रांसपोर्ट लेके आया होगा, जहाँ से भी लाया होगा सामान उसका खर्चा, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल और भी बहुत सारे खर्चे, अमाउंटिंग टू ₹8,000। तो उसको पता चला वो सारा खर्चा उसका 8,000 रुपये का है। तो अब उसने क्या किया, उस 32,000 में से 8,000 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो फाइनली जो 24,000 है वो उसके पास जो है वो उसका नेट प्रॉफिट है। अब उसमें से उसे किसी को नहीं देना, वो उसी के हाथ में रहना। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चला कि जो प्रॉफिट है वो भी दो तरीके के होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट और एक नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जिसमें फर्दर डिडक्शन अभी बाकी हैं जो आपको करनी है, जो खर्चा आपने किया है। नेट प्रॉफिट वो होता है जो आपका इन हैंड प्रॉफिट है, अब आपको ये ना किसी को देना ना इसमें कोई डिडक्शन करनी। क्लियर? नाउ आगे आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर मनीषा सेल्स फर्टिलाइजर, शी बाय 50 kg बैग्स एट ₹500 पर बैग, शी सेल इट एट ₹750 पर बैग, मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 50। यहाँ आपसे कह रहा है एक गर्ल है, वो क्या करती है, फर्टिलाइजर को बेचती है सॉरी। तो उसने 50 kg बैग खरीदे और एक बैग की कॉस्ट है 500। ये एक बैग की कॉस्ट सीपी है। उसने कितने में बेच दिया इसको, उसने 750 में बेच दिया। तो उसने 500 रुपये की चीज़ को 750 रुपये में बेच दिया। तो प्रॉफिट उसका कितने का हो रहा है, एसपी माइनस का सीपी अगर आप करते हो तो इसका मतलब 750 माइनस का 500 करते हो तो उसे 250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है एक बैग के ऊपर। अगर मैं इसके को परसेंटेज में निकालना चाहूँ तो प्रॉफिट जितना हो रहा है वो डिवाइडेड बाय मेरा कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 होता है। 20 से 20 काट दी तो मेरा यहाँ पर आ गया 50%। डायरेक्टली वो एक बैग के ऊपर 50% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। Although with respect to 750 amount she has earned by selling a bag, the profit percentage is 33.33%। कह रहे हैं कि अगर मैं इस 750 रुपीज़ से देखूं जो कि वो बेच के कमा रहा है, तो जो मेरा प्रॉफिट होगा, अब उसने यहाँ कॉस्ट प्राइस की जगह सेलिंग प्राइस रख दिया है, तो मेरा 33% प्रॉफिट हो रहा है एक तरीके से। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ गुड बॉट व्हेन ही वेंट टू नो हाउ मच प्रॉफिट डिड आई मेक कंपेयर टू व्हाट आई इन्वेस्टेड इन बाइंग द गुड्स। अब कैसे पता चलेगा कि हम प्रॉफिट परसेंटेज के लिए नीचे डिनोमिनेटर में सीपी रखें या एसपी? तो देखो प्रॉफिट परसेंटेज जो है ना वो हमेशा जो है कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होती है। क्यों? ताकि अगर वो ये जानना चाहता है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ एज कंपेरिजन टू जितनी उसने इन्वेस्टमेंट की है उसके कंपेरिजन में, तो फिर वो हमेशा उसके नीचे कॉस्ट प्राइस ही रखेगा। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द रेवेन्यू, मतलब सेल अमाउंट। एसपी पे कब कैलकुलेट होगी, व्हेन ही वांट टू नो, जब वो ये जानना चाहता होगा हाउ मच नेट प्रॉफिट डिड आई मेक ऑन माई ओवरऑल रेवेन्यू, कितना मेरा नेट प्रॉफिट है। जो ये इसका प्रॉफिट परसेंटेज आया ये ग्रॉस फॉर्म में आया, अभी इसमें और डिडक्शंस रहती हैं लेस करनी 50% वाले में, लेकिन जो ये 33.33% आया ये इसका नेट प्रॉफिट आया। ठीक है, नाउ सपोज इन अ मंथ शी मेड अ सेल 1,50,000, किसी एक महीने में उसने 1.5 लाख की सेल की। कॉस्ट ऑफ बाइंग द गुड वाज 1 लाख, जो उसकी कॉस्ट थी वो 1 लाख। तो जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो 50,000 आ गया। 150 में से 1,50,000 में से आपने 1 लाख माइनस कर। ठीक है, अब इसमें से आपने अपने मंथली एक्सपेंसेस जो है वो 5,000 थे वो डिडक्ट कर दिया, तो ओवरऑल आपका 45,000 का नेट प्रॉफिट आ गया। लेकिन अब जो ये नेट प्रॉफिट को आप परसेंटेज में निकालोगे तो नीचे कॉस्ट प्राइस नहीं लिखोगे, नीचे सेलिंग प्राइस लिखो। लेकिन अगर आप इसको परसेंटेज में निकालते 50,000 को जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, तो इसके नीचे आप हमेशा कॉस्ट प्राइस। तो जब भी आप कॉस्ट प्राइस लिख के परसेंटेज निकालते हो प्रॉफिट की, तो वो आपको क्या देता है, वहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज देता है। लेकिन जब भी आप नीचे सेलिंग प्राइस लिख के निकालते हो जो फाइनली आपका इन हैंड प्रॉफिट है, तो उस केस में आपको नीचे सेलिंग प्राइस ही लिखना है और वो आपको नेट प्रॉफिट परसेंटेज देता है। क्लियर? नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक है टैक्स से रिलेटेड। टैक्स आप सभी लोग जानते हैं। तो टैक्स रेट लाइक जीएसटी हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया, रेट और द इनकम टैक्स हो गया, सेल्स टैक्स होता है, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं, आर ऑल्सो स्पेसिफाइड एज परसेंटेज। हम उनको भी परसेंटेज के फॉर्म में लिख सकते हैं। यू मे हैव नोटिस दैट जीएसटी मेंशन एज अ पार्ट ऑफ अ बिल। आपने देखा होगा जो भी सामान हम खरीदने जाते हो तो बिल पे जीएसटी
लगा होता है, लगता है ये रहा CGST लग जाता है, यहाँ पर SGST लग जाता है। ठीक है, तो ये सारे 40 रुपीज़ 9% के ये लग गए, तो परसेंट फॉर्म। दिस मीन्स दैट टैक्स इज अ पार्ट ऑफ द अमाउंट वी पे एंड दिस अमाउंट गोज टू द गवर्नमेंट। तो जो टैक्स है वो फाइनली हम लोग पे कर रहे हैं और वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है। तो आपके पास यहाँ पर देखो जो बल्ब का प्राइस है वो वैसे देखा जाए बल्ब का प्राइस 450 था, तो आप बट 450 नहीं पे कर रहे हैं, आप उसमें CGST एंड GST वाला टैक्स पे कर रहे हैं, तो टोटल मिला के आप वहाँ पर 531 पे कर। ठीक है, नाउ चेक इफ द कैलकुलेशन आर करेक्ट इन द बिल शो। ओ, अब ये कह रहा है ये भी देख लो भाई कैलकुलेशन सही, हमने तो इसी को ही समझ लिया। तो देखो 450 है, अब अगर आप 450 पे CGST लगाने वाले, GST दोनों ही आपके पास क्या है 9% है, तो आप क्या करोगे इसका 9% निकाल के देखोगे, निकालोगे ना। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने भी वही किया, 450 का मैंने क्या किया यहाँ पर 9% निकाल लिया, तो मेरा 40.5 ही आ रहा है। तो अब मैंने 450 के अंदर क्या किया 40.5 दो बार क्या किया मैंने ऐड ऑन कर दिया, क्योंकि दोनों टैक्स मेरे इस पे लग रहे हैं, तो फाइनली मैं 531 पे कर दी। क्लियर। यू मे शेयर एनी बिल, आप कोई भी, आपके घर में ऐसे बहुत सारे बिल होंगे, आए दिन आते रहते होंगे आजकल, क्योंकि सब जने बिल देने लग गए हैं, सबसे बड़ी बात सब जने बिल लेने लग गए। तो ऐसे आपके पास कई सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स, तो आप ये देखना आर देयर एनी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस इन दिस बिल, तो उन बिल्स में कोई सिमिलैरिटी या फिर कोई डिफरेंसेस है। देखो CGST SGST जो है सब पे सेम नहीं वाइज, तो आपको वहाँ पर लिटिल बिट डिफरेंस दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, चलिए अब ये फिगर इट आउट के क्वेश्चन है, आपके पास टोटल टॉपिक है, तो इन क्वेश्चंस को करते हैं। पहले आप इस टॉपिक को अच्छे से कर लो, कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेना, क्वेश्चन इस पे बेस्ड है, तो बिल्कुल अच्छे से करना। थैंक यू।